आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 17 दिन में करते हैं। यदि ए उसी काम को 34 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये हम लोग को निकालना है। क्या कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 34 दिन में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, दोनों के समय का गुणनफल निकालेंगे हम लोग और उसके बाद दोनों के समय का अंतर से भाग देना है। यानी 34 में से 17 जाएगा, हम लोग का 17 आएगा, 17 से 17 कट गया, 34 आया। यानी कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 34 दिन में कर लेगा। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा, 34 दिन। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। क्या, ए और बी 17 दिन में लिखेंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 17 दिन में करता है। ये हो गया हम लोग का टाइम 17 दिन। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 34 दिन में। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि टोटल काम कितना है। तो निकालेंगे काम यानी वर्क। अब वर्क कहाँ से आएगा, तो इन दोनों समय का जो एलसीएम आएगा वही हम लोग का टोटल वर्क यानी काम होगा। तो 17 और 34 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 34, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 34 यूनिट। अब निकालेंगे हम लोग क्षमता यानी एफिशिएंसी। ए और बी दोनों मिलकर 34 यूनिट काम को 17 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी 17 दिन में 34 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 17 से 34 को भाग देंगे, आएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि ए 34 दिन में 34 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 34 से 34 को भाग देंगे, भागफल आएगा 1, यानी ये हो गया हम लोग का ए का एक दिन का काम। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर सकते हैं और ए एक दिन में एक काम कर सकता है। निकालना क्या हम लोग को कि बी कितने दिन में करेगा। जिसका भी समय पूछेगा उसका हम लोग को क्षमता निकालना है। तो अभी फिलहाल क्षमता किसका है हम लोग के पास, ए का, यानी ए का एक दिन का काम करने का क्षमता 1 यूनिट। जबकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, दोनों मिलकर 2 यूनिट काम कर सकते हैं। यानी कि बी की जगह हम लोग क्या रखें कि 2 आ जाए, तो बी की जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 1 2। इसका मतलब बी एक दिन में एक काम करेगा, बी का यह क्षमता हो गया। अब निकालना है बी के द्वारा लगा समय, तो बी के द्वारा लगा समय बराबर हो जाएगा टोटल वर्क, यानी जितना काम करना था वो, और किसको करना है, बी को करना है। तो एफिशिएंसी बी का क्षमता, टोटल वर्क हो गया 34 और बी का क्षमता हो गया 1, तो भागफल आ जाएगा हम लोग का 34, यानी ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो गया, बी अकेले 34 दिन में काम कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 7 5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 5 की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात 4:2 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है, दोनों मूल संख्याओं का योगफल, मूल संख्या का योगफल। तो मूल संख्या का अनुपातिक मान कितना है, 7 5, यानी अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, तो 7 5 12। यानी ऑप्शन में जो भी हम लोग का ऑप्शन होगा मूल संख्या का योग वो 12 से विभाजित होने वाला होगा। और यहाँ हम लोग का पहला ही ऑप्शन है जो 12 से कटने वाला है, बाकी तीनों ऑप्शन 12 से हम लोग का विभाजित नहीं हो सकता है। ये तो हुआ कि यदि एक ही ऑप्शन 12 का डिविजिबल होगा तब, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक ऑप्शन भी 12 से कटने वाला हो सकता है। तब क्या करेंगे हम लोग, तब इसको हम लोग क्रॉस रूल से बनाएंगे। जैसे ये हो गया हम लोग का पहला संख्या, ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा संख्या। दोनों संख्याओं का अनुपातिक मान 7:5। अब क्या कहा जा रहा है, पहले संख्या में 14 की वृद्धि की जाए +14, दूसरी संख्या में 5 की कमी कर दी जाए यानी -5,
तो नया अनुपात क्या आ जाता है, 4:2। नया अनुपात हो गया 4:2 के अनुपात में। अब इसके बाद क्या करेंगे, अनुपात का अनुपात के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस 2 को इसके साथ ले जाएंगे, गुना करेंगे, आएगा 14। इस 4 को इसके साथ ले जाएंगे, हो जाएगा 4×5=20। इन दोनों का अंतर लिखेंगे 6। अब यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, घट करके कितना आ रहा है ये हम लोग को लिखना है, तो घट करके आ जाएगा 6। इसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करेंगे, जो भी आएगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे माइनस। अब इसको गुना करेंगे तो 5×4=20, लेकिन किस में, माइनस है तो माइनस में आएगा, लिख लेंगे माइनस। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हम लोग का प्लस, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 48, जो कि 6 के मान के बराबर होगा। यानी अनुपात में 6 और ऐसे 48, तो कह सकते हैं 6 का मान 48। तो 1 का मान कितना है, 6×6 6×8 48, 1 का मान 8 आ गया। निकालना क्या था, दोनों मूल संख्याओं का योग। तो मूल संख्या का अनुपातिक मान कितना है, 7 और 5, यानी जोड़ेंगे तो अनुपात में योग कितना आएगा, 12। 1 अनुपात का मान 8, तो 12 अनुपात का मान कितना है, 1 के मान से गुना कर देंगे, 12×8 96। यहाँ हम लोग का जो भी निकलेगा वो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 व्यक्तियों A, B, C, D और E में से D की आयु C की आयु का 4 गुना है, A की आयु C की आयु की 2 गुनी है, D की आयु B की आयु की 5 गुनी है, B की आयु 12 दे रहा है। यदि E की आयु A की आयु की 3 गुनी है तो E की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, A, B, C, D, E सबको सजाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का A, B, C, D और E। अब जिसका मान दे रहा है उसको पहले लिख लेंगे। किसका दे रहा है, A की आयु 12 है, B की आयु 12 है, लिख लिए यहाँ हम लोग B। अब चूंकि B का मान दिया गया है, इसलिए B का रिलेशन किसके साथ है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि D की आयु B की आयु का 5 गुना है, यानी D क्या है, D B का 5 गुना है। तो 12 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 60, यानी D का मान हो गया 60। अब D और B आ चुका है, तो D और B से हम लोग संबंध खोजेंगे, यानी D का संबंध किससे है ये देखेंगे हम लोग। तो D का संबंध कहीं दे रहा होगा, उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ दे रहा है D की आयु C की आयु का 4 गुना है, यानी ये D जो है इस C का 4 गुना है, यानी C के मान में 4 से गुना करने पर ये आया होगा। तो C का 4 गुना बराबर D का मान यानी 60। तो C का मान कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 15×4=60, यानी C का मान कितना हो गया, C हो गया, C की आयु 15 वर्ष। अब C का रिलेशन वाला हम लोग खोजेंगे कि C का संबंध किससे है। तो A की आयु C की आयु की दुगनी है, A की आयु C की दुगनी है, यानी जब C का मान 15 तो A का मान कितना, 15 का 2 गुना, कितना हो जाएगा, 15×2=30। अब A का मान आ चुका है, यानी कि A से E का संबंध खोजना होगा, तभी E का मान आएगा। क्या दे रहा है यहाँ, बोल रहा है E की आयु A की आयु की 3 गुनी है। E जो है A का 3 गुना है, तो A का मान इतना, तो इसका 3 गुना हो जाएगा E, तो 30 का 3 गुना हो जाएगा 90। फाइनल हम लोग का E का मान आ चुका है कितना, 90, और यही निकालना था हम लोग को E की आयु। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 90 आंसर हो गया कि E की आयु कितनी, 90 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 169 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि नया दूरी जो पार किया जा रहा है वो दूरी कितना है। नया दूरी क्यों, क्योंकि पुराना दूरी तो ये है ना, ये टाइम किसका दे रहा है, इस दूरी को पार करने में, और ये दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। तो नया दूरी क्या है, बोला यह जा रहा है कि रेलगाड़ी 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब रेलगाड़ी जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी
तो टोटल दूरी कितना होगा? ट्रेन के द्वारा तय किया गया दूरी बराबर रेल की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेल की अपनी लंबाई कितनी? 1352 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? 256। तो कर देंगे 256। यानी ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी जोड़ने के बाद जो आएगा 6 2 8 5 5 10 3 2 5 1 6 1608 मीटर का दूरी पार करना है। और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दे क्या रहा था। 169 सेकेंड का समय दे रहा है। कब? ये समय कब का है? जब इस लंबाई को पार किया जा रहा है तब, यानी इस दूरी को पार करने में इतना सेकंड का समय लग रहा है। पूछा क्या जा रहा है कि इस दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग लिखेंगे इनटू में ऊपर 608, और जिसका मान ये दिया गया था उसको लिखेंगे हम लोग इसके नीचे। तो क्या था पहले वाला? 1352 मीटर। अब कट कर लेंगे हम लोग, जो भी आएगा वो हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो 13 13 169, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 13 8 104, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 201 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं तो और क्या कर सकते हैं हम लोग? इस दूरी को पार करना है और इस दूरी को पार करने में समय इतना लगा था, तो चाल ज्ञात कर लेंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? दूरी बटा में समय। जहां तक हम लोग का बन चुका है, लेकिन अगर ऐसा ना करते तब क्या करना होता? तो निकालना क्या हम लोग को? समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी तो हम लोग को ये पार करना है, तो 1608 हो जाता बटा में चाल, और चाल कितना हो जाता? तो इस दूरी को तय करने में इतना समय लग रहा है, तो दूरी बटा में चाल, समय निकाल लेते। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हम लोग का हो जाता 13 13 169, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 13 8 104। चाल आ गया हम लोग का 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी चाल से क्या करते हैं हम लोग? यहाँ भाग दे लेते, तो हम लोग का मान तो उतना ही आएगा, 8 दूना 16, 8 एकम 8। यानी कि या तो इस तरह से बना है या तो इस तरह से। हम लोग का आंसर तो सेम आने वाला है। हम लोग का अगला प्रश्न है, इस पूरे का सरलतम रूप क्या है, यानी इसको सरल करेंगे तो क्या मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, दोनों ए का ही पावर है। तो यहाँ से इस पूरे को हटा लेंगे, और ए का पावर चूंकि 9 था तो यहाँ -9 कर देंगे। ये बी और ये भी बी, तो यहाँ बी का पावर 6 को हटा लेंगे, और ये 6 हम लोग का ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, बेस सेम है, तो यहाँ से C9 को हटाएंगे, यहाँ हम लोग का -9 आ जाएगा। अब a का पावर a ऊपर कितना 10 - 1, तो हो जाएगा 1 इंटू b का पावर कितना 3 - 6, तो b 3 - 6 का मान आ जाएगा -3, क्योंकि -6 हम लोग का है, तो 3 - 6 करेंगे तो 6 में से 3 घटेगा 3 आएगा, लेकिन जिसमें से घटा है उसका साइन क्या था? माइनस, इसलिए माइनस में यहाँ 3 आया इंटू सी। 9 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? a टू दी पावर -1, b टू दी पावर -3, c टू दी पावर 0। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 3 आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज ये है। दूसरे वर्ष का है, 2 वर्ष का नहीं। 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ? पहले और दूसरे दोनों वर्ष का जोड़ करके। ये बोल रहा है सिर्फ दूसरे वर्ष का, यानी दूसरे वर्ष में इतना ब्याज मिला, तो किस धन पर वो ब्याज मिला ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। यानी यदि मूलधन हम लोग का 1 होगा, 10 होगा, तो ब्याज कितना मिलेगा 1 साल के बाद?
1 का ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10 पर 1 मिलेगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा 11, कितना पर, 10 पर, यानी मूलधन 10, तो हम लोग को मिश्रधन मिलेगा 11। लेकिन निकालना क्या है, धन राशि निकालना है, और दिया क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ है उसको लिखेंगे 11/10। अब दूसरे वर्ष का ब्याज ये दे रहा है, तो यहाँ करेंगे हम लोग मूलधन का स्क्वायर और मिश्रधन का पावर करेंगे, जो भी यहाँ पावर होगा उसका 1 कम, यानी यहाँ हो जाएगा हम लोग का माइनस, ये 2 में से 1 जाएगा 1। इसको हल करेंगे हम लोग तो 11/100 आएगा। अब 11/100 का मतलब ये हम लोग का मूलधन हो गया और ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया, जबकि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है, 9,911। तो कह सकते हैं कि 11 का मान 9,911 है। तो 1 का मान कितना आएगा, 11 एकम 11, 11 9 99, 11 एकम 11, 1 का मान 901। निकालना है धन राशि यानी मूलधन, और मूलधन हम लोग का क्या आया है, मूलधन हम लोग का 100 है, यानी 100 का मान क्या होगा, तो 1 का मान 901, तो 100 का मान कितना, 901 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 90100। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, क्या, ये हम लोग का फ्रैक्शन आया, मूलधन इतना मिश्रधन इतना, तो हो गया हम लोग का 10 से 11, फिर लिखेंगे यहाँ हम लोग 10। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, यानी कि यदि मूलधन 10 होगा तो इस पर कितने का ब्याज मिलेगा, तो 1/10, यानी जो ये हम लोग का आया 1/10, 10 से 10 गया 1, ये हम लोग जोड़ देंगे तो ये हम लोग का जब निकालेंगे तो ये आ गया हम लोग का 11 दूसरे वर्ष का ब्याज, और ये हो जाएगा हम लोग का मूलधन, यानी मूलधन ये जब मूलधन 100 होगा तो दूसरे वर्ष का ब्याज इतना होगा, जबकि बोल रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज इतना है, यानी 11 का मान 9911। तो 1 का मान निकाल लेंगे, 11 एकम 11, 11 9 99, 11 एकम 11, 1 का मान इतना, तो 100 का मान कितना, 100 में गुना कर देंगे तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यानी या तो हम लोग ऊपर वाला तरीके से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई इतनी है। समान भुजा में से, यानी समद्विबाहु त्रिभुज जो है तो 2 भुजा उसमें बराबर है, दोनों बराबर भुजा में प्रत्येक की लंबाई इतनी है। त्रिभुज का आधार का लंबाई इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। कहने का मतलब क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हम लोग का हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों हम लोग का बराबर है। कितना लंबाई दे रहा है, 89, तो ये हो जाएगा हम लोग का 89 और ये भी हो जाएगा 89। बोला आधार 78 सेंटीमीटर का है, आधार कितने सेंटीमीटर का, 78 सेंटीमीटर का है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां से यदि हम लोग एक लंब डाल दें, लंब का मतलब क्या हो गया, यहाँ हम लोग का 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो हम लोग लंब डालते हैं तो ये साइड जो हम लोग का है आधार, ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, यानी 78 का आधा जो आएगा दोनों अलग अलग भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 78 का आधा हम लोग का 2 3 6 2 9 18, उसी तरह से 39 इधर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को मतलब फिलहाल के लिए एक ही साइड से है, क्यों, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग देखें तो हम लोग को एक त्रिभुज मिल रहा है समकोण त्रिभुज, जिसमें इस भाग को कहा जाता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये हो गया हम लोग का आधार और ये लंब। तो इसका मान कितना होगा, यदि ये हम लोग निकाल लेते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि यदि कर्ण हम लोग का 89 है, लंब या आधार में से कोई भी एक भुजा 39 है, तो 39 80 89 हम लोग का क्या होता है, ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट का मतलब यदि ये हम लोग का कर्ण है तो 39 या 80 में से कोई भी लंब या आधार हो सकता है। तो 39 तो आधार है, इसका मतलब 80 हम लोग का क्या हो जाएगा, 80 ही हम लोग का लंब का मान हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, आधार यानी
78 गुने शीर्षलम, शीर्षलम यानी कितना आया 80, लिख लिया 80, काट देंगे, 2 चौक 8 40 हो गया, और गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 3, 7 चौक 28, 2 30 1 31, 3120 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी का 6 विषय का औसत अंक कितना है? 3 विषय में पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक 75 से 89, 82 से 90, 80 से 88 हो गया, तो शेष विषय में अंक अपरिवर्तित रहता है, यानी बाकी जो विषय है वो सही चेक किया गया था, उसमें कोई अंक में परिवर्तन नहीं आया है, तो नया औसत अंक क्या होगा? यानी औसत अंक पहले तो बताया गया 94, लेकिन इस 94 में परिवर्तन ये हुआ कि जितने भी 6 विषय का सब्जेक्ट का जो अंक जोड़ा गया था उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, यानी रीचेक करने के बाद, दोबारा चेक करने के बाद जब कॉपी दोबारा चेक हुआ तो जहां आया था 75 अंक उसमें 89 अंक आया। कितना ज्यादा आ गया? ये हम लोग का 14 अंक ज्यादा आ गया, यानी कि 14 अंक बढ़ गया। जिसमें मिला था 82 अंक उसमें 90 अंक प्राप्त हो गया, यानी तो 82 से 90 कितना ज्यादा मिल गया? इसमें भी हम लोग का 8 अंक ज्यादा मिल गया। जिसमें मिला था 80 अंक उस सब्जेक्ट में मिल गया हम लोग को 88 अंक, यानी 8 नंबर यहाँ भी बढ़ गया। तो टोटल कितना बढ़ गया? तो 8 4 12 8 20 के 0 1 1 2 1 3, यानी टोटल जो है 30 नंबर का बढ़ोतरी मिला हम लोग को। और यहाँ बात हो रहा है औसत अंक का, तो अब ये 30 का जो विभाजन हो जाएगा सभी 6 विषयों में बराबर बराबर विभाजित कर दिया जाएगा, यानी 6 से हम लोग भाग देंगे, क्योंकि बात हो रहा है औसत का, तो औसत के लिए 6 से भाग देंगे, 6 5 6 आ जाएगा 30, यानी जो पुराना था ये सभी क्या बढ़ा हुआ है, यानी औसत में वृद्धि हुआ, कमी नहीं। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग क्या करते, कमी करते, तो प्लस है, यानी कि औसत में इतना बढ़ जाएगा। तो 94 के जगह कितना हो जाएगा, 5 का वृद्धि हो जाएगा, यानी 99 हो जाएगा हम लोग का नया औसत अंक। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। अब यदि इस तरह से नहीं बनाना तो दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं हम लोग? 6 विषय में औसत अंक 94 प्राप्त हुआ। कितने विषय में? 6 विषय में औसत अंक 94, यानी टोटल 6 विषय में अंक कितना मिल गया ये निकाल लेंगे। तो 6 4 के 24 के 4 2 6 9 54 55 56, यानी सभी 6 विषय में इतना अंक मिला, लेकिन हुआ क्या, 30 अंक का वृद्धि हो गया, तो 30 अंक और जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 3 9 5, यानी 6 विषय में टोटल प्राप्तांक इतना आ गया। तो औसत कितना? तो औसत के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल में सब्जेक्ट के संख्या से भाग देते हैं। तो कितना विषय? 6 विषय, तो 6 विषय से हम लोग भाग देंगे, तो 6 9 54 बचा 5, 6 9 54 99, यानी नया हम लोग का औसत अंक कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 2 99। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा? तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला जानना होगा। क्या? यदि कॉस ए और साइन बी दिया हुआ है और यहाँ ए प्लस बी का मान यदि 90 डिग्री हो जाए तो कॉस ए और साइन बी का मान सेम होता है। तो कॉस ए और साइन बी बराबर होगा कब? जब ए और बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉस और साइन का एंगल यदि जोड़ रहे हैं तो 5 5 10 5 3 8 1 9 90 आ जा रहा है, यानी कॉस का और साइन के एंगल को जोड़ने पर एंगल यदि हम लोग का 90 हो जा रहा है, इसका मतलब कि कॉस और साइन का मान यहाँ सेम है। जब सेम है तो दोनों को काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मान ही जब एक है तो एक दूसरे को भाग देंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से 9 1 10 7 1 8 1 9 90 आ रहा है, यानी कि cos 29 sin 11 का मान सेम होगा। जब मान सेम होगा तो काटेंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, यानी कह सकते हैं कि यहाँ तक पूरा हम लोग का काम खत्म हो चुका है, 0 आएगा। अब इसके बाद यहाँ लोग देखते हैं कौशिक को यदि हटा दें, और कौशिक मतलब क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर होता है हम लोग का, कौशिक थीटा बराबर हो जाता है 1/2
साइन थीटा, यानी इस कोसेक को यहाँ से हटा करके कॉस के नीचे लिख सकते हैं हम लोग साइन 62। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 90। यानी कि इन दोनों के एंगल का योग यदि 90 आ रहा है तो जो मान साइन का होगा वही मान कॉस का होगा। जब दोनों का मान सेम है तो भागफल 1 आएगा। और कॉस 0 का तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3 2।